हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में। आप लोग काफ़ी दिनों से एनसीईआरटी साइंस की डिमांड कर रहे थे, तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने इस पर कुछ काम किया है। आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स में भी यह वीडियो प्रोवाइड कराने का प्रयास करें। आप लोग जितनी संख्या में देखेंगे, हम अगर ज़्यादा संख्या होती है तो हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है और हम लोगों को नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिलता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ऑब्वियसली नेक्स्ट वीडियो इसका ज़रूर आएगा, ठीक है ना? चलिए, नहीं तो फिर हम लोग करंट अफ़ेयर्स को ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें फर्स्ट पॉइंट है सर्वाहारी, ठीक है? तो सर्वाहारी किसको बोलते हैं? ओमनीवोरस को। ओमनीवोरस क्या होता है कि जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं, उन्हें सर्वाहारी कहते हैं, ठीक है ना? यानी पादप और दूसरे प्राणी को खाने वाले जीव को क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं, ओमनीवोरस कहते हैं। हर्बीवोरस किसे कहते हैं? हरे पौधे, साग, पत्ती ये सब खाने वाले को हम लोग हर्बीवोरस कहते हैं, ठीक है ना? और उसके बाद क्या होता है? कार्निवोरस यानी मांसाहारी। मांसाहारी किसको कहते हैं? जो दूसरे जंतुओं को खाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, साइंस में क्लास 6 में क्या है ना कि बेसिक कॉन्सेप्ट है और फैक्ट दोनों कवर होते हैं। तो हम लोगों ने सबको कवर करने का प्रयास किया है। हम लोग इसको 3 दिनों में आपको क्लास 6 पूरा कंप्लीट करवा देंगे आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों के पास समय बहुत कम है। हम लोग इसके मूल्य को समझते हैं। टीआरई 3 में भी काफ़ी कम समय बचा है, तो आप लोग जल्दी-जल्दी वीडियोज़ को पूरा देखिए, ठीक है? और इसका बेनिफिट उठाइए। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं, ठीक है ना? कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट। तो भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? मंड होता है और शर्करा होता है। क्या होता है? मंड और शर्करा। ठीक है, देखिए मंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टार्च बोलते हैं और शर्करा को क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक है? तो भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट क्या है? मंड है और शर्करा है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको एक बार देख लीजिएगा। चलिए, यानी आपसे पूछ सकता है कि स्टार्च किसका उदाहरण है? तो स्टार्च किसका उदाहरण है? स्टार्च है कार्बोहाइड्रेट का। किसका है? स्टार्च किसका प्रकार है? तो ऑप्शन रहेगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो आपको याद रखना है स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना? स्टार्च में। और ग्लूकोज़ क्या होता है? तो ग्लूकोज़ भी होता है कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण, ठीक है? चलिए, चीनी का फ़ॉर्मूला क्या होता है? चीनी का फ़ॉर्मूला या ग्लूकोज़ का फ़ॉर्मूला क्या होता है? ग्लूकोज़ का फ़ॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है? ग्लूकोज़ का फ़ॉर्मूला होता है C6H12O6। याद रखिएगा इसका सूत्र, बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलिए, वैसे चीनी का सूत्र क्या होता है? चीनी का सूत्र होता है C12H22 और O11, ठीक है? याद रखिएगा O11। ग्लूकोज़ क्या है? C6H12 और O6, ठीक है ना? ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज़ और चीनी का फ़ॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा। और मंड क्या है? यानी स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। ग्लूकोज़ क्या है? कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इससे एसआई में प्रश्न पूछे गए थे। देखिए, कोई खाद्य पदार्थ यानी खाने की वस्तु है, उसपे हम तन्नु आयोडीन विलयन, ठीक है ना? उसकी 2-3 बूंद डालते हैं और उसका कलर अगर नीला या काला रंग हो रहा है, तो यह किसका सूचक है? तो यह सूचक है कि उसमें मंड की उपस्थिति है, यानी स्टार्च की उपस्थिति है। यानी किसी भी खाने के सामान पे अगर हम आयोडीन का सॉल्यूशन डालते हैं और उसका रंग अगर नीला या काला हो रहा है, काला रंग क्या हो रहा है? नीला या काला, तो उसमें किसकी उपस्थिति है? मंड की उपस्थिति है, ठीक है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट है, अगर कोई खाने का पेस्ट है, उसमें हम क्या अब डाल रहे हैं? तो हम इसमें डाल रहे हैं कॉपर सल्फेट का विलयन। किसका? कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का विलयन, ठीक है? और उसका रंग क्या हो रहा है? बैंगनी रंग हो रहा है। तो बैंगनी रंग जब होगा तो वो इंडिकेट करता है कि उस खाने में क्या है? प्रोटीन है, ठीक है? नीला या काला रंग होगा तो उसमें स्टार्च है, बैंगनी है तो प्रोटीन है। और उसमें में जिसमें हम बैंगनी रंग जिसका हो रहा है, उसमें हम किसका सॉल्यूशन डाल रहे हैं? तो कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। तो आप इसको एक बार नज़र में डालेंगे कि कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा डालने पे बैंगनी रंग होता है, तो वो प्रोटीन को इंडिकेट करता है, ठीक है ना? आयोडीन का जो हम सॉल्यूशन डालते हैं और वो खाद्य पदार्थ नीला या काला होता है, तो वो स्टार्च को इंडिकेट करता है, ठीक है? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए। अगर आप लोग साइंस एनसीईआरटी नहीं पढ़े हैं, तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है, उसका कोई भी फैक्ट और कॉन्सेप्ट आपका नहीं छूटेगा, ठीक है? और एग्ज़ाम जब आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, तो आप जाके देखेंगे एनसीईआरटी साइंस में, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका कोई फैक्ट नहीं छूट रहा है, ठीक है? जो जो मेन हो सकते हैं, वो हम लोगों ने कवर किया है, ठीक है? जो क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा को कागज में लपेट कर कूटें, ठीक है? कागज को सीधा करने पर तेल के धब्बे जैसा दिखता है। यह धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है, ठीक है ना? जैसे कि कोई पेपर है, उसको हम लोग जब फ़ोल्ड करते हैं और उसमें मान लीजिए कि भूजा डाल रहे हैं, भूजा, ठीक है ना? तो क्या होता है ना कि उसमें ऑयल-ऑयल जैसा
तेलीय पदार्थ इंडिकेट होता है, ठीक है ना? तो वो इंडिकेट करता है कि उसमें क्या है, वसा है, ठीक है ना? वसा है। तो ये एक न सिंपल एग्ज़ाम्पल था, ठीक है? चलिए, देखिए, आप समझ गए इस क्वेश्चन को कि क्या है, खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा को हम कागज़ में लपेटकर अगर उसको कूटते हैं, तो कागज़ को सीधा जब हम करते हैं, तो उसमें क्या होता है, तेल का छोटा-छोटा पोर्स दिखता है। तो वो पोर्स क्या इंडिकेट कर रहा है कि उस खाने में वसा प्रेज़ेंट है, ठीक है? चलिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं। किसी भी खाने के पेस्ट में अगर हम कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन डालते हैं और उसका कलर अगर बैंगनी होता है, तो प्रोटीन को इंडिकेट करता है। अगर हम आयोडीन का सॉल्यूशन डालते हैं और उसका कलर नीला या काला होता है, तो स्टार्च को इंडिकेट करता है। ग्लूकोज़ का फ़ॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। चीनी का फ़ॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए, उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा मिलती है, ठीक है ना? जैसे कि कहने का मतलब ये हुआ कि कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों को हम अगर सेम क्वांटिटी मिले, तो हम लोगों को वसा से ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, ठीक है ना? यानी फैट से हम लोगों को एनर्जी ज़्यादा मिलती है कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिज़न में। नेक्स्ट पॉइंट है शरीर वर्धक भोजन। शरीर वर्धक भोजन किसको कहते हैं? तो ये प्रोटीन को कहते हैं, ये फैक्ट याद रखिएगा। शरीर वर्धक भोजन इसी को हम लोग कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है? बॉडी बिल्डिंग फूड किसको बोलते हैं? प्रोटीन को कहते हैं। और शरीर वर्धक भोजन किसको कहते हैं? प्रोटीन को कहते हैं। अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब पॉइंट अच्छे से याद होना चाहिए। अगर एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछते हैं, तो यही सब प्रश्न बनने की संभावना है। चलिए, उसके बाद है कि कार्बोहाइड्रेट का कार्य, ठीक है? तो ये एक बार देख लीजिएगा कि कार्बोहाइड्रेट का क्या कार्य है। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों क्या है? एनर्जी प्रोवाइड कराता है। और अगर आपसे कंपेयर करने को कहे, तो आपको पता है कि वसा से एनर्जी ज़्यादा मिलती है सेम क्वांटिटी में, ठीक है ना? चलिए, अब क्या है कि वसा और प्रोटीन दोनों किसी खाने के पदार्थ में, तो उससे क्या मिलेगा? तो देखिए, आपको पता है कि प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग, ठीक है ना? बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट है। तो ये क्या करेगा? प्रोटीन शरीर की वृद्धि करेगा, और जब ये दोनों का मिश्रण होगा, तो ये क्या करेगा? बॉडी को हेल्दी बनाएगा, ठीक है? विटामिन क्या करता है? तो विटामिन रोगों से शरीर की रक्षा करता है। विटामिन का क्या काम है? तो शरीर में रोगों की रक्षा करना। शरीर में रोगों की रक्षा करने का काम क्या है? विटामिन का, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि विटामिन के समूह को, इसको थोड़ा साफ कर लेती हूँ। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट कि विटामिन के समूह को क्या कहते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। यानी ग्रुप ऑफ विटामिन इज कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है? चलिए, यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का संबंध किससे है? तो विटामिन के समूह से है। अच्छा, विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी, ठीक है ना? फंक ने। अब देखिए, हम देखेंगे कि किसमें कौन-सा विटामिन पाया जाता है, ठीक है? तो विटामिन ए किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आम, पपीता, गाजर, मछली का तेल और दूध में। अब आम और गाजर याद रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आम में कौन-सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए। गाजर में कौन-सा पाया जाता है? तो विटामिन ए। ये पूछा हुआ प्रश्न, हालाँकि आप सभी देखेंगे, लेकिन जो पूछा है मैं उसको बताते जा रही हूँ। अच्छा, सोयाबीन में क्या होता है? बी1 होता है। सोयाबीन जो होता है उसमें विटामिन बी होता है, चलिए, और बी में विटामिन बी1 रहता है। गेहूँ में भी विटामिन बी, इसको आप एक बार देख लेंगे, ठीक है? विटामिन सी किसमें होता है? संतरा में होता है, टमाटर में होता है, नींबू में होता है, आंवला में होता है, अमरूद में। एक बार अमरूद से भी प्रश्न पूछा गया था कि अमरूद में कौन-सा विटामिन होता है? तो अमरूद में होता है विटामिन सी, इसमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। विटामिन डी में क्या होता है? विटामिन डी होता है मछली और अंडे में, ठीक है? तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना? चलिए, पूछ सकता है किसमें कौन-सा विटामिन पाया जाता है। एक बार बस नज़र से दौड़ा लीजिएगा। चलिए, उसके बाद है कि चावल क्या है? तो चावल में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो चावल क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। चावल क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है, ठीक है? हमारे शरीर को क्या होता है? आहारी रेशे, जिसमें फाइबर हो तो है वो, ठीक है ना? तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। आहारी रेशे किससे जाने जाते हैं? रुक्षांश के नाम से। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है, ठीक है? जैसे रुक्षांश के मुख्य स्रोत क्या है? तो रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न है, दाल है, आलू है, ताज़े फल हैं और सब्जियाँ, ठीक है? जब हम ताज़े फल को खाते हैं, सब्जियाँ खाते हैं, दाल खाते हैं, आलू खाते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारे शरीर को आहारी रेशों की प्राप्ति होती है, जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये सब कॉन्सेप्ट है, इसको आप एक बार देख लेंगे, ठीक है ना? जैसे चावल में कौन-सा चावल कैसा समृद्ध भोजन है? तो ये कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। ये सब फैक्ट हुआ। ये तो बेसिक सबको पता होता है, ठीक है ना? चलिए, उसके बाद देखिए रुक्षांश का काम क्या है? विटामिन का तो काम है शरीर से रोगों की रक्षा करना, ठीक है? रुक्षांश का क्या काम है? रुक्षांश का काम है बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करना। जो भोजन नहीं पचते हैं शरीर में, उसको क्या करना है? शरीर से बाहर निकालना है। किसका काम है? रुक्षांश का काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
वृक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करता है, फिर भी ये हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है, ठीक है ना? यानी वृक्षांश क्या है, हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं कर रहा है, ठीक है ना? लेकिन ये शरीर के लिए आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि यह बिना पचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकाल देता है, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ फैक्ट्स है कि पकाने में कौन-सा विटामिन आसानी से नष्ट हो जाता है, तो जब हम कुछ पकाते हैं तो उसमें विटामिन जो नष्ट होता है वो है विटामिन सी। विटामिन सी को जब हम खाना पकाते हैं तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है। पकाने में कौन-सा विटामिन नष्ट हो जाएगा? विटामिन सी। मोटापे का कारण क्या है? तो मोटापे का कारण है भोजन में वसा की अधिकतम मात्रा। जब हम भोजन में अधिक वसा युक्त सामान को खाते हैं तो मोटापा बढ़ता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पकाने में कौन-सा विटामिन नष्ट होता है? तो ये विटामिन सी होता है। चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, विटामिन के खोजकर्ता फंक थे। वृक्षांश का क्या कार्य है? बिना पचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकाल देना, ठीक है? चलिए, वृक्षांश क्या करता है? शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करता है। उसके बाद है विटामिन ए। अब देखिए इसमें क्या है ना कि विटामिन और इसमें क्या है कि इसकी कमी से होने वाले रोग और इसके लक्षण क्या हैं, ठीक है ना? ये तीनों को इंडिकेट किया गया है, इसकी कमी से होने वाले रोग। अब देखिए विटामिन ए की कमी से क्या होता है? क्षीणता, दृष्टिहीनता या इसी को जीरोफथैलेमिया भी बोलते हैं, ठीक है ना? जीरोफथैलेमिया किसकी कमी से होता है? तो यह होता है विटामिन ए की कमी से। ज़ाहिर-सी बात है कि इससे क्या हुआ? कमज़ोर दृष्टि होगी, ठीक है? क्योंकि दृष्टिहीनता की बात हो रही है तो कमज़ोर दृष्टि होगी। विटामिन बी वन का नाम क्या होता है? थायमीन होता है, ठीक है? और विटामिन बी टू का नाम क्या है? राइबोफ्लेविन है। बी1 का नाम होता है थायमीन, विटामिन बी1, बी2 राइबोफ्लेविन। चलिए इसकी कमी बी1 की कमी से क्या होता है? बेरी-बेरी, ठीक है? विटामिन बी1 की कमी से क्या हो जाता है? बेरी-बेरी। और इसमें क्या है कि आप मेन इसको याद रखिएगा, ठीक है ना? ये सारे जो फैक्ट्स हैं इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ये तो आपका कॉन्सेप्ट हो गया, इसको आप देख लीजिएगा, ये भी पढ़ना है। चलिए देखिए, तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? क्षीणता, दृष्टिहीनता या इसी को हम लोग जीरोफैथैलेमिया कहते हैं। चलिए, विटामिन बी1 की कमी से क्या होता है? बेरी-बेरी होता है। बी2 की कमी से क्या होता है? किलोसिस होता है। क्या होता है? किलोसिस होता है। चलिए, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स। चलिए, कैल्शियम की कमी से क्या होता है? अस्थियाँ और दंत क्षय, यानी अस्थियाँ कमज़ोर, हड्डी कमज़ोर हो जाती है और दंत क्षय होने लगती है, मतलब दाँतों का टूटना होना होता है, ठीक है? चलिए, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, कैल्शियम की कमी से अस्थियाँ और दंत क्षय, ठीक है? चलिए, विटामिन सी जो होता है जिसको स्कर्वी भी कहते हैं, जिस विटामिन सी की कमी से जो स्कर्वी होती है उसमें क्या होता है कि मसूड़ों से खून निकलने लगता है, घाव भरने में अधिक समय लगता है, ठीक है? चलिए, रिकेट्स में क्या होता है कि अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। इसमें क्या होता है ना रिकेट्स में कि अस्थियाँ मुलायम हो जाएगी और वह मुड़ जाती है, ठीक है? चलिए, यानी उसको वो आसानी से बेंड हो जाता है, ठीक है? चलिए, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, ठीक है ना? यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, कई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो इसको आप अच्छे से रट लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना? हर एक पॉइंट इसका। इसके बाद है कि आयोडीन की कमी से क्या होता है? तो घेंगा या गॉइटर, ठीक है ना? आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंगा रोग होता है। इसमें क्या होता है कि गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना और बच्चों में मानसिक विकलांगता होती है। आयोडीन की कमी से क्या होता है? गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है, ठीक है? चलिए, लौह की कमी से क्या होता है? लोहा की कमी से होता है अरक्तता, इसी को हम लोग एनीमिया बोलते हैं, इसमें कमज़ोरी होने लगती है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि समझाने में समय लगता है, ठीक है ना? और थोड़ा-सा आप ज़्यादा पढ़ने की आदत भी डालिए। अगर वीडियो का लेंथ सही है, आप लोग पढ़ पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, जो भी वीडियो देखते हैं। कमेंट करने में आप लोग हिचकिचाइए नहीं, क्योंकि हम लोगों को इससे समझ में आता है कि हम लोग कैसा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कि भोजन के मुख्य पोषक तत्व, ठीक है? तो भोजन के मुख्य पोषक तत्व क्या है? तो वो तो ये है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वसा जो अभी हम लोगों ने देखा, विटामिन, खनिज, लवण, आहारी रेशे और जल, ये क्या है? भोजन के मुख्य पोषक तत्व। तो ये चैप्टर यहाँ से कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है, ये चैप्टर वाइज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो हम लोगों ने सारे फैक्ट्स को एक ही जगह एकत्रित कर लिया है, ठीक है? इससे आप ही लोगों को सुविधा होगी, ठीक है? चलिए, इसके बाद है कि संश्लिष्ट तंतु यानी आर्टिफिशियल फाइबर, ठीक है? आर्टिफिशियल फाइबर की बात हो रही है, नेक्स्ट चैप्टर है। देखिए, आर्टिफिशियल फाइबर का उदाहरण याद रखिए, पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक किसके उदाहरण है? तो ये है आर्टिफिशियल, यानी कृत्रिम तंतु पूछे या संश्लिष्ट तंतु पूछे तो आपको याद रखना है पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक, ये किसके उदाहरण है? संश्लिष्ट तंतु या कृत्रिम तंतु भी इसी को बोलते हैं, ठीक है? चलिए, ऊन पूछेगा, रेशम पूछेगा, ये सब है प्राकृतिक तंतु के उदाहरण, ठीक है? ये अच्छे से याद रखिएगा। देखिए, एनसीईआरटी में जो फैक्ट्स हैं, अगर आप उसको यहीं से सारे फैक्ट्स आप लोगों को मिल जाएँगे, क्योंकि हम लोगों ने बहुत मुश्किल से इसको अलग किया है, तो अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है? चलिए, इसके बाद है
कपास गोलक से कपास को हस्तचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना? देखिए कपास गोलक क्या होता है? कॉटन का बॉल जैसा होता है, ठीक है ना? और इसी से कपास को हाथों से चुनकर, हस्तचयन मतलब क्या होता है? हाथों से चुन-चुन कर इसको अलग-अलग कर दिया जाता है। इसमें से कॉटन को निकाल लिया जाता है, ठीक है ना? चलिए, इसके पश्चात क्या होता है कि कपास, ये कॉन्सेप्ट की बात है, बस एक बार देख लीजिए, ठीक है ना? क्योंकि एनसीईआरटी के सारे टर्म्स को हम लोगों ने सोचा है कि आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाए, और जो इम्पोर्टेंट होता है उसको हम लोग दोहरा देते हैं कि इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है ना? तो उसको आप पढ़ ही लीजिएगा। चलिए देखिए, कपास गोलक से कपास को हस्तचयन द्वारा प्रदान प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात कपास से बीजों को कंगतन द्वारा पृथक किया जाता है। जो उसमें बीज बच जाते हैं उसको किस प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है? कंगतन द्वारा। इस प्रक्रिया को कपास ओटना भी कहते हैं। जब कपास से बीजों को अलग किया जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कपास को ओटना कहते हैं या कपास ओटना कहते हैं। देखिए, जूट प्राप्त किया जाता है। जूट कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। पौधे के तने से हम लोग जूट प्राप्त करते हैं, तने से, ठीक है? इसकी खेती किस महीने में की जाती है? तो वर्षा ऋतु में की जाती है। किस ऋतु में? वर्षा ऋतु में। जूट कहाँ से मिलता है? पौधों के तने से मिलता है। जूट उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान किसका है? तो पश्चिम बंगाल का है। भारत में पटसन उत्पादक राज्य कौन-कौन से? जूट उत्पादक राज्य कौन है? तो पश्चिम बंगाल है, फिर बिहार है, ठीक है, फिर असम है। यानी पश्चिम बंगाल आपको याद होना चाहिए, फिर बिहार याद होना चाहिए, ठीक है ना? चलिए, जूट कैसे प्राप्त किया जाता है? पौधे के तने से। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में होती है, ठीक है? क्योंकि इसको पानी की बहुत आवश्यकता होती है, इसलिए वर्षा ऋतु का चयन किया जाता है इस, ठीक है? चलिए, भारत में पटसन उत्पादक राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल है और बिहार है, ठीक है? असम भी है। कताई क्या होता है? तो कताई क्या होता है? रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया। जब हम रेशों से तागा बनाते हैं उसको कताई बोलते हैं। तकली किसको बोलते हैं? ये सब कॉन्सेप्ट का टर्म है, ठीक है ना? ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये सब आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि इसकी खेती कब की जाती है, जूट की खेती, जूट उत्पादक राज्य कौन से हैं, ये सब आप देख लीजिएगा। चरखा क्या है? तो चरखा क्या होता है? हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। आपको पता ही है कि चरखा चलाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन को बूस्ट करने का प्रयास किया था, यानी स्वदेशी की अवधारणा को बढ़ाने का प्रयास किया था, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का गठन कब किया गया था? तो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का गठन किया गया था 1956 में। कब किया गया था? 1956 में। चलिए, बाबा भीमराव अंबेडकर की जन्म जीवन अवधि हम लोगों ने बात की थी 1891 से 1956। तो आप चीज़ों को जोड़-जोड़ कर भी पढ़ना सीखिए। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का गठन 1956 में, ठीक है? चलिए, सुएज़ नहर का निर्माण कब हुआ था? 1869 में। कब हुआ था? 1869 में। चलिए, ये देखिए इसका यहाँ से कोई लिंक नहीं है, लेकिन दिमाग में आया यह प्रश्न तो मैंने इसको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि सबसे पहला कृत्रिम तंतु। तो सबसे पहला कृत्रिम तंतु कौन था? नायलॉन था, ठीक है? सबसे पहला कृत्रिम तंतु कौन था? नायलॉन था। पहला पूछ रहा है तो ये नायलॉन होगा। अगर कृत्रिम तंतु के उदाहरण पूछे तो हम लोगों ने पढ़ा है नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिन, जिसमें पहला कौन हो गया? नायलॉन हो गया। चलिए, बुनाई तथा बंधाई क्या है? तो ये सब कॉन्सेप्ट है, बस एक बार देखना है, रटने की ज़रूरत नहीं है, बस देख लीजिए। चलिए, प्राकृतिक प्राकृतिक तंतु के उदाहरण हम लोग पढ़ चुके हैं, रेशम, ऊन और ऊँट। ये क्या है? सॉरी, जूट। रेशम, ऊन और जूट क्या है? प्राकृतिक तंतु के उदाहरण यानी नेचुरल फाइबर्स के एग्जाम्पल हैं। रेशम, ऊन, जूट। कृत्रिम तंतु फिर से दोहराती हूँ, पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक। चलिए, नेक्स्ट टॉप चैप्टर है धातु, ठीक है? धातु में क्या पढ़ना है? देखिए, धातु के एग्जाम्पल है लोहा है, तांबा है, एल्युमिनियम है, सोना है, ये सब क्या है? धातु के उदाहरण है। कुछ गैसें जल में विलयी होती है, ठीक है? कुछ गैसें क्या होती है? जल में विलय होती है। गैस जो होती है वो जल में घुल जाती है, ठीक है ना? गैस, उदाहरण जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं एवं पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना? जैसे जल में क्या होता है ना कि ऑक्सीजन गैस मिली होती है, ठीक है ना? ऑक्सीजन गैस मिली होती है, जिससे क्या होता है कि जल में जो रहने वाले जंतु होते हैं और पादप की उत्तरजीविता के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है? देखिए, जैसे इसका एक एग्जाम्पल होता है कि जब मछलियों को पानी से बाहर निकाला जाता है तो वो मर जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन तो बाहर भी उनको मिला, तो वो क्यों मर जाती है? क्योंकि वह पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन लेती है, इसलिए वह, उन्हें बाहर वह चीज़ नहीं मिल पाता है, इसलिए वो मर जाती है, ठीक है ना? इसका रीज़न यही वाला है, ठीक है ना? क्या है? कि वह जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जो होती है वह जल में रहने वाले जंतु और पादपों के उत्तरजीविता यानी जीने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है? मछलियाँ चूँकि जल में घुले हुए ऑक्सीजन को ही लेती है, इसलिए, ठीक है? इसका एग्ज़ाम्पल ये हो गया। अगला है पारभासी, ठीक है? चलिए, पारभासी क्या होता है? तो इसमें 3 टाइप होता है। एक होता है पारदर्शी, दूसरा होता है अपारदर्शी और तीसरा होता है पारभासक, ठीक है? अपारदर्शी और तीसरा हो गया पारभासक। आपको पता ही होगा लेकिन फिर भी रिपीट कर लेते हैं, ठीक है ना? पारदर्शी क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिनसे होकर हम वस्तु को आर-पार देख सकते हैं, ठीक है ना? जिनसे होकर हम वस्तु को आर-पार देख सकें उसको हम पारदर्शी कहते हैं। अपारदर्शी इसका उल्टा हो जाएगा, जिससे हम वस्तुओं को
आर-पार नहीं देख पाए, उसको हम क्या कहते हैं? अपारदर्शी कहते हैं। पारभासी क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिनके जिनसे होकर वस्तु को देख तो सकते हैं, परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देख सकते, यानी उसमें क्लैरिटी नहीं होती है, ठीक है? इसको हम क्या कहेंगे? पारभासी कहेंगे। जैसे कागज़ पर लगा तैलीय धब्बा, ठीक है ना? कागज़ पर वही जो हम लोगों ने पढ़ा कि कागज़ पर लगा तैलीय धब्बा किसको इंडिकेट करता है? वसा की उपस्थिति, ठीक है? तो एक कॉन्सेप्ट तो वहाँ हो गया। वो किसका एग्ज़ाम्पल हो गया? तो ये हो गया पारभासी का, यानी कुछ-कुछ तो दिखता है, लेकिन स्पष्ट नहीं दिखता है आर-पार, ठीक है ना? इसलिए वो पारभासी का उदाहरण हो गया। चलिए, पारदर्शी का उदाहरण क्या हो गया? काँच। काँच से क्या होता है कि हम उसके आर-पार देख सकते हैं, ठीक है? लकड़ी और धातु क्या हो गया? आर-पार हम नहीं देख सकते, तो ये अपारदर्शी के उदाहरण हो गया, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है पृथक्करण की विधियाँ, ठीक है? देखिए, पृथक्करण की विधियाँ क्या है? हस्तचयन। हस्तचयन में क्या होता है कि हाथों से जब हम किसी चीज़ को अलग करें, जैसे देखिए, गेहूँ, चावल तथा दालों में से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थरों तथा भूसे को पृथक करने में किया जा सकता है, ठीक है ना? जैसे हमारे घर में होता है गेहूँ, चावल में जो भी डस्ट होता है, मोटे दाने होते हैं, उसको क्या करते हैं? हाथ से चुन के निकाल लिया जाता है। चलिए, इसी को हम हस्तचयन प्रोसेस कहते हैं। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाना है, बस इसको कॉन्सेप्ट समझना है, आगे बढ़ना है, ठीक है ना? थ्रेशिंग क्या होता है? सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने की प्रक्रिया, ठीक है ना? जो सूखे पौधे हो जाते हैं, उसकी डंडियों से क्या होता है? अनाज को पृथक किया जाता है। ये सब अनाज हो गया, उसको क्या करता है? पृथक करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? थ्रेशिंग कहते हैं। यानी सूखे पौधों की डंडियों से जब हम अनाज को अलग करते हैं, तो वह कहलाता है थ्रेशिंग। जब हम हाथ से चुनते हैं, तो उसको हस्तचयन कहते हैं। देखिए, निष्पावन क्या होता है? यहाँ समझाने के लिए फ़ोटो भी बना दिया गया है। यही है एनसीईआरटी में फ़ोटो बना हुआ आप लोगों का। देखिए, निष्पावन क्या होता है कि हवा का पवन मतलब हवा होती ही है, आपको देख के ही लग रहा है। इस विधि का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है, ठीक है ना? इस विधि का उपयोग क्या किया जाता है? पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने का प्रयोग किया जाता है। किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्न कणों से पृथक करने के करते क्या करते हैं किसान निष्पावन का उपयोग? इसमें हवा की सहायता ली जाती है, ठीक है ना? और इसमें क्या होता है? भारी तथा हल्के अवयवों को अलग किया जाता है। इसमें देखिए महिला है खड़ी हुई, ये इनके हाथों में सूप है, ठीक है? और यहाँ पे क्या हो रहा है? ये अनाज का ढेर जमा हो रहा है, भूसा जो है ये अलग होकर जमा हो रहा है, यानी हवा की सहायता से हवा की दिशा में ये अपना सूप रखी हुई है, ठीक है ना? हवा की दिशा ऊपर है, इंडिकेट है, इसी दिशा में सूप रखा गया है और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो ऊपर से इनका ये अनाज यहाँ पे जमा हो रहा है निष्पावन की प्रक्रिया के कारण और यहाँ वो जो जो गंदगी इनको निकालनी है, जो डस्ट निकालना है वो भूसा के रूप में यहाँ पे जमा हो रहा है, ठीक है? देखिए यही है निष्पावन का उदाहरण। देखिए यहाँ पे क्या है कि भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं, ठीक है ना? एक सेकंड। यहाँ पे क्या होगा कि पवन के साथ क्या भूसा का हल्का कण दूर हो रहा है ना, एकत्र हो रहा है, जबकि भारी अनकण पृथक होकर निष्पावन प्लेटफ़ॉर्म देखिए ये निष्पावन प्लेटफ़ॉर्म है, इसमें क्या हो रहा है कि भारी अनाज यहीं पे ढेर बना ले रहा है, ठीक है ना? निष्पावन प्लेटफ़ॉर्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं, अलग हुए भूसे को पशुओं के चारे सहित अन्य कई प्रयोजनों में प्रयोग किया जाता है। ये जो भूसा अलग हुआ ना, इसको पशु के चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है और अनाज चूँकि भारी होता है, ये यहीं पे निष्पावन प्लेट पर जमा हो जाता है, ठीक है? और भूसा हल्का होने के कारण दूर एकत्रित हो जाता है, यानी निष्पावन की प्रक्रिया से हम पृथक कर रहे हैं यहाँ भी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? हुँ, देखिए अगला पॉइंट है चालना। चालन, तो घर में जैसे आटे को जब हम लोग फ़िल्टर करते हैं चलनी के द्वारा तो इसी को हम कहते हैं चालन, ठीक है? चलिए इसमें ज़्यादा समय नहीं गँवाना है, आगे बढ़ते हैं। अवसादन, अवसादन की प्रक्रिया किसको कहते हैं? देखिए, मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं, ठीक है? देखिए, इसको यहाँ से समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा-सा इसको छोटा करना है। देखिए, यहाँ पे क्या है कि कोई मिश्रण है देखिए देखिए यहाँ एक मिश्रण है। मिश्रण में जब हम जल मिलाते हैं, यहाँ पे जल मिलाया गया है, ठीक है? जल मिलाने पर इसकी तली आप जो ये नीचे ब्लैक कलर का देख रहे हैं नीचे डॉट सॉरी यहाँ पे दिखाती हूँ मैं। ये जो आप देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं ना, ये नीचे तली में भारी अवयव इसके नीचे तली में बैठ जाते हैं। इसी प्रक्रम को क्या कहते हैं? अवसादन कहते हैं, ठीक है ना? अवसादन में क्या होता है कि कोई भी मिश्रण की तली में भारी पदार्थ बैठ जाते हैं, ठीक है? और जब हम इस मिश्रण को बिना हिलाए मिट्टी सहित जो है ना जल को निकाल लेते हैं तो इसको हम निस्तारण कहते हैं। क्या कहते हैं? निस्तारण। निस्तारण में ध्यान दिया जाता है कि उसको ज़्यादा हिलाया ना जाए, बस ऐसे द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में जो उपयोग में लाया जाता है और आपस में मिश्रित नहीं होता, मतलब ऐसे
द्रव जो आपस में घुलते नहीं हो, ठीक है ना, या मिलते नहीं हो। जैसे तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जाता है। यानी आपसे पूछ सकता है कि तेल और जल के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है, ठीक है? तो यह किया जाता है अवसादन विधि के द्वारा। इतना अवसादन विस्तार में आपको फैक्ट एक बार देख लेना और आपको ये याद रखना है कि तेल और जल मतलब अवसादन या निस्तारण में क्या होता है कि वैसे माध्यम को 2 माध्यम को सेलेक्ट किया जाता है, जो आपस में घुलते नहीं हो मतलब उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना? तो तेल तथा जल को किस हम प्रोसेस से अलग कर सकते हैं? अवसादन के द्वारा या रेत तथा जल के मिश्रण को भी हम इसी प्रक्रिया के द्वारा अलग कर सकते हैं। रेत और जल के मिश्रण को भी अवसादन की प्रक्रिया के द्वारा। चलिए उसके बाद देखिए यदि द्रव के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा जाए तो वे 2 पृथक-पृथक परतों में बँट जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत में इतना पढ़ने की अभी आपको ज़रूरत नहीं है, समय बहुत कम है, ठीक है? चलिए समय बिना गवाए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है निस्यंदन या फ़िल्टर करना, ठीक है? तो इसको भी ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसे चाय में हम चाय जब हम लोग छानते हैं तो उसमें क्या होता है कि चाय पत्ती छन्नी में ही रह जाती है और चाय छान दिया जाता है, तो उसको हम फ़िल्टर करना कहते हैं। फिर नेक्स्ट है कि जैसे घर में जब पनीर बनाई जाती है तो उसको कपड़े में लपेट के उसको ज़ोर से दबाया जाता है, तो उससे क्या होता है ना कि जो भी वो उसका मटेरियल होता है पानी टाइप का, लिक्विड टाइप का वो निकल जाता है और पनीर बन जाता है उससे, ठीक है ना? तो पनीर बनने के प्रक्रम में उसे कपड़े या छन्नी से ही पृथक किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाष्पन क्या होता है? तो जल को उसके वाष्प में परिवर्तन की प्रक्रिया को देखिए पूछ सकता है कि जल का वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है वाष्पन, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है कि जहाँ पर जल होता है वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है, ठीक है? जैसे देखिए समुद्र में जल होता है तो वहाँ पे वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। समुद्री जल से वाष्पन विधि द्वारा साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। चूँकि जल होगा तो वाष्पन की प्रक्रिया होगी तो साधारण नमक वहाँ से प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना? चलिए, ये इसी का डायग्राम है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ठीक है? यानी संघनन क्या कहते हैं? संघनन किसको कहते हैं? तो जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है, ठीक है? यानी उल्टा प्रोसेस हुआ, ठीक है? जो हम लोगों ने वाष्पन में पढ़ा उसी का उल्टा प्रोसेस हो गया संघनन। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम लोग संघनन कहते हैं, ठीक है? जैसे गर्म किए पानी के ऊपर द्रव प्लेट रखकर ढकने के कुछ देर बाद प्लेट पर पानी की बूंदें एकत्रित होना, ठीक है ना? ये हम लोगों ने घर पे भी ऑब्ज़र्व किया है। गर्म पानी जब हम करते हैं उसके ऊपर एक ढक्कन रख देते हैं, तो जब ढक्कन को हम हटाते हैं तो उसके ऊपर पानी की बूंदें जमा हो जाती है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? संघनन, ठीक है? यानी वाष्प क्या हो गया? द्रव में परिणत हो गया। चलिए इसको हम संघनन कहते हैं। चलिए अगला है पॉइंट संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन किसको कहते हैं? तो संतृप्त विलयन को कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है ना? ये क्या होता है कि वैसा विलयन जिसमें उसकी एक क्षमता को पार करने के बाद अधिक पदार्थ नहीं मिलाया जा सकता, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है? मतलब एक सीमा को पार करने के बाद अब हम उसमें कोई भी सॉल्यूट नहीं मिला सकते हैं, ठीक है ना? तो उसको हम संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई लिक्विड है, ठीक है? जैसे पानी है, ठीक है? यहाँ पे पानी है और हम एक इसमें कोई सॉल्यूट पार्टिकल्स डाल रहे हैं, ठीक है? कुछ भी इसमें हम पदार्थ ऐड कर रहे हैं, तो इसकी घुलने की क्षमता जैसे मान लीजिए इसमें हम चीनी ही मिला रहे हैं, ठीक है ना? तो ये इसकी एक क्षमता होगी, ठीक है ना? तो हम इसको मिला रहे हैं पानी पानी में हम चीनी मिला रहे हैं, तो यह एक क्षमता तक ही इसमें घोली जा सकती है। जब ये सीमा को पार कर जाएगी तो इसमें जब जब वह सीमा को पार करने से पहले जो वो मिश्रण होता है, वो हम उसको संतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है ना? तो यानी क्या हुआ कि वैसा विलयन जिसमें उसकी एक क्षमता पार करने का अधिक पदार्थ नहीं मिलाया जा सकता, उसी को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। अब देखिए कुछ फैक्ट है, रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और निस्तारण की विधि द्वारा जल को पृथक किया जा सकता है। ये हम लोग पढ़े ही हैं। तेल और जल का मिश्रण और रेत और जल का मिश्रण को कैसे अलग किया जाता है। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ मिलाया जा सकता है, ठीक है ना? जब किसी सॉल्यूशन में हम कोई सॉल्यूट डाल रहे हैं और अगर वो एक एक सीमा पे जाने के बाद वो नहीं मिल पा रहा है, तो अगर हम उसको हीट देते हैं तो उसमें कैपेसिटी बढ़ जाती है और सॉल्यूट को मिलाने की, ठीक है ना? तो यही कहा रहा है कि किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ मिलाया जा सकता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि जल विलेय पदार्थों की विभिन्न मात्राएँ घोलता है, ठीक है ना? जल क्या करता है? विलेय पदार्थों की विभिन्न मात्राएँ घोलता है। चलिए इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए नेक्स्ट है चैप्टर कि टमाटर
पौधे का इसको वर्ग बाँटेंगे। तो टमाटर किस श्रेणी में आता है पौधे के? तो टमाटर शाक में आता है। टमाटर किस में आता है? शाक में आता है। नींबू किस में आता है? नींबू झाड़ी का उदाहरण है। नींबू किसका उदाहरण? झाड़ी या सब्ज़ का उदाहरण। और आम तो वृक्ष है, आपको पता ही है। टमाटर किसका उदाहरण है? शाक का। देखिए शाक और झाड़ी में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। नींबू है जो झाड़ी का उदाहरण है, टमाटर जो है शाक का है। ये शाखाएँ कहाँ से निकलती है? शाखाएँ कहाँ से निकलती है? भूमि के पास तने के आधार से अथवा कुछ ऊँचाई के बाद निकलती है, ठीक है ना? शाखाएँ कहाँ से निकलती है? भूमि के पास तने के आधार से अथवा कुछ ऊँचाई के बाद। अब देखिए इसमें है कि हरे एवं कोमल तने वाले साग किसको कहेंगे? ठीक है, कैसे आप डिफरेंस जानेंगे साग में, झाड़ी में और वृक्ष में, ठीक है ना? साग जो होगा उसके पत्ते के या उसके पौधे क्या होंगे? हरे और कोमल तने वाले होंगे। साग का जो तना होगा वो काफ़ी हरा होगा और कोमल होगा, ठीक है? और सामान्यतः इसकी लंबाई क्या होगी? छोटी होगी और कई शाखाओं का अभाव होगा। इसमें मतलब ज़्यादा शाखा नहीं पाई जाएगी। उसमें पौधे जो होंगे उसके तने क्या होंगे? कोमल होंगे, ठीक है? और हरे होंगे, सामान्यतः छोटे होंगे। ये साग का उदाहरण है, ठीक है? साग का, हर्ब्स का, ठीक है? अगला है झाड़ी में क्या होगा कि तने के आधार के समीप से शाखाएँ निकलेगी, ठीक है? और तना कठोर हो जाएगा, क्योंकि साग में क्या है तना मुलायम है, जबकि झाड़ी में तना कठोर होगा परंतु ज़्यादा मोटा नहीं होगा, ठीक है? तना मोटा नहीं होगा लेकिन कठोर हो जाएगा सा झाड़ी में। अगला है कि तने सुदृढ़ एवं गहरे, जो वृक्ष होती हैं उसमें तना क्या होगा? सुदृढ़ और गहरा होगा। शाखाएँ भूमि से अधिक ऊँचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है, ठीक है ना? शाखा क्या करेगी? भूमि से अधिक ऊँचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलेगी और ये बहुत ऊँचे होते हैं, जैसे आम का पेड़, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कमजोर तने वाले पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं कहलाते हैं विसर्पी लता। इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? कमजोर तने वाले पौधे, देखिए कमजोर तने वाले पौधे साग भी है, ठीक है ना? देखिए जो सीधे, लेकिन इसमें क्या है कि वो सीधे खड़े हैं, ठीक है ना? लेकिन इसमें क्या है कि जो सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं, ठीक है? तो विसर्पी लता, विसर्पी लता क्या ठीक है ना? विसर्पी लता में क्या होता है कि तना सीधा खड़ा नहीं होगा जबकि ये भूमि पर फैलने लगेगा, ठीक है ना? तो ये विसर्पी लता कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि कुछ पौधे सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, कहलाते हैं, ठीक है ना? देखिए, यहाँ पे सहायता से ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है? यहाँ पे मान लीजिए एक लकड़ी लगा दी गई और इसी के सहारे पे प्लांट ग्रो कर रहा है, तो इसको हम आरोही लता कहते हैं। आरोही लता में क्या होता है? सहारे की आवश्यकता होती है और उस पर कोई भी तना ग्रो करता है, ठीक है ना? चलिए, कोई पौधा ग्रो करता है, ठीक है? पौधा होगा, चलिए। और विसर्पी लता में क्या होता है कि इसमें सीधा वो खड़ा नहीं होता है और ये भूमि पर फैल जाता है। भूमि पर जब फैलेगा तो वो विसर्पी लता कहलाएगा और जो कोई पौधा किसी सहायता से ऊपर चढ़ता है तो वो आरोही लता कहलाएगा, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है, ठीक है ना? पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है, ठीक है? देखिए, पत्ती हो गई, वह भाग जिसके द्वारा तने से, ये तना है, ठीक है ना? तो तने से जब ये जुड़ रही है तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ठीक है ना? ये जो पॉइंट है, ये तने से जुड़ रही है ना, वह भाग इसके द्वारा तने से जुड़, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पर्णवृंत। यही वो पार्ट क्या कहलाएगा? पर्णवृंत, पर्णवृंत। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा तने से जुड़ी रहती है कहलाता है पर्णवृंत। अगला है कि कच्चे आलू में उपस्थित होता है, तो कच्चे आलू में क्या उपस्थित होता है? मंड या स्टार्च, ठीक है ना? कच्चे आलू में क्या उपस्थित होगा? मंड या स्टार्च। चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियोस आपको कैसा लगा। बोलते-बोलते फ्रेंड्स कहीं-कहीं गलती भी होती है तो आप उसको अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि एक लंबा वीडियो बनाने में दिक्कत थोड़ा हो ही जाता है। चलिए ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आया तो आप ज़्यादा फ्रेंड्स में इसको प्रोवाइड कराइए ताकि हम लोगों को भी देखने में अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलेगा, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो इसका ज़रूर बनाएँगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।